स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 20 तक इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 21 से ये हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी मॉडल पेपर्स की, और इसके अलावा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक हैं। केवल वातावरण संबंधी कारक हमें यहाँ पे चुनने हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, अभिरुचि है, परिवार है, अभिप्रेरणा है, समुदाय है और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभिरुचि जो है ये एक नेचुरल फैक्टर है, यानी आनुवंशिक कारक में आप इसको गिन सकते हैं। अभिप्रेरणा जो है आपका ये एक सोशल फैक्टर हो सकता है, बाहरी वातावरण से आप प्रभावित हो सकते हैं, यानी वातावरण संबंधी कारक आपका अभिप्रेरणा हो सकता है। फैमिली आपका परिवार वातावरण संबंधी कारक है। इसके अलावा अगर हम बात करें समुदाय की, तो समुदाय से आपका अधिगम कुछ प्रभावित नहीं होता है, तो समुदाय को आप वातावरण संबंधी कारक में नहीं काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं, ये भी हमारा वातावरण संबंधी कारक है जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। यानी हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन सही है, फैमिली है, अभिप्रेरणा है और आपका सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं। यानी बी, सी और ई हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? अब देखिए, ये थ्योरी सेक्शन में हम ऑलरेडी अपने ऐप में कवर करवा चुके हैं, और अगर आप लोग भी ऐसे, अगर कोई भी अभ्यर्थी अभी तक भी ऐसे हैं जो महंगी कोचिंग के कारण किसी भी कोचिंग में एनरोल नहीं हो पाए हैं, तो हमारे पास आपके लिए अच्छा ऑफर है। केवल 499 में आप स्क्रीनिंग का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट है, कुछ एक सेक्शन रह गए हैं जो कि हम अपडेट कर रहे हैं, और इस फेब लास्ट तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट के मॉडल डेमो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो आपको अगर ठीक लगे तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी का अगर कोई इश्यू हो, फिर भी अगर इतना फ़ीस पे करने में भी वो संभव नहीं है, या किसी भी तरह का टेक्निकल इश्यू किसी को आता है, तो हमारा नंबर आपको पोस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर पोस्ट में आपको हमारा नंबर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? तो ऐप से जुड़े सभी अभ्यर्थी इसका आंसर आसानी से लगा पा रहे होंगे। तो क्रेडिट प्रणाली की जो अनुशंसा है, यह आपका ऑप्शन इनमें से अगर हम देखें तो सही आंसर इसका हो जाएगा यूजीसी की जो प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति है, इसने की है। और ये एक तरह से आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि क्रेडिट प्रणाली की जो शुरुआत हुई है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को क्रेडिट दिया जाता है, ये आपका 2015 से हुई है। 2015 से ये क्रेडिट प्रणाली की शुरुआत हुई है, और इस सुधार के अंतर्गत जो आपका 10 सूत्री पैमाना है उस पर आधारित एकीकृत मूल्यांकन किया जाता है, और उसके आधार पर ग्रेडिंग दी जाती है विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटीज़ को, या आपके जो महाविद्यालय होते हैं उनके लिए ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया गया है कि किस ग्रेड का वो महाविद्यालय है या फिर वो यूनिवर्सिटी है। किसने करी थी? यूजीसी की प्रशासनिक एवं अकादमिक सुधार समिति 2015 में इसकी की थी। और ग्रेडिंग सिस्टम ये एक तरह से है, ग्रेडिंग दी जाती है अलग अलग महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज़ को। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में एक प्रभावी श्रोता कौन होगा? ऑप्शन आपके सामने है। प्रभावी श्रोता कौन सा होगा? ध्यान भंग होने का प्रतिरोध करता है, विचलन चाहता है, संदेश का निस्पंदन यानी फिल्टर करना पसंद करता है, या संदेश प्रदायगी शैली का आकलन करता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रवण जो है यानी सुनना जो है वो अधिगम प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
और एक तरह से जो अच्छा सुनने की आदत है, जैसे आप लोग सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक प्रभावी संचार की नींव भी होती है। अगर श्रोता अच्छा है तो छात्रों को श्रवण के कौशल विकसित करने के लिए उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो आपका प्रभावी श्रवण होता है उससे संबंधित जो भी बाधाएं होती हैं, चाहे वो आपका शोर होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं थ्योरी सेक्शन में, या फिर आपका थकान होता है या प्रेरणा की कमी, चिंता, तनाव, चिंता, एंजाइटी में अगर बच्चा रहेगा तो वो समझ नहीं पाएगा चीज़ों को। तो इस तरह के जो ध्यान भंग करने वाली चीज़ें हैं उनके प्रति उसे जागरूक रखना पड़ता है, इनसे उसे बचा के रखना पड़ता है। और किसी कक्षा में एक प्रभावी श्रोता हमेशा क्या करेगा, अगर उसका ध्यान भंग हो रहा है तो उसका विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर की विशेषताएं हैं? विमर्श स्तर की विशेषताएं हमें बतानी है। अब देखिए, इनमें से विमर्श स्तर का मतलब होता है आपका चिंतन स्तर। जैसे हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो चिंतन स्तर की बात, चिंतन स्तर एक शिक्षण का उच्च स्तर है जहाँ पर बच्चे स्वयं चिंतन करना सीखते हैं और स्वयं उस चीज़ों को बोध करके उस पर चिंतन करना सीखते हैं। तो ये हाईएस्ट स्टेज है एक तरह से शिक्षण की। तो यहाँ पर देखिए, पहला है विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझ द्वारा सीखते हैं। तो ये तो आपका जनरली वो ज्ञानात्मक स्तर का चिंतन हो गया। विषय को रटने द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं है, ये तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास, बिल्कुल ये चिंतन स्तर का है। इसके अलावा विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक जो योग्यताएं हैं, यानी उसकी मौलिक सोच और उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो आपका चिंतन स्तर का एक तरह से विशेषताएं हैं, यानी विमर्शी स्तर की विशेषताएं हैं। और अगला है विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है। इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट आपको वैसे भी टीचिंग एप्टीट्यूड में हमेशा ध्यान रखना है कि अमूमन आपके क्वेश्चन में नेगेटिव पॉइंट्स को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सी और डी हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संरचनावाद एवं सिद्धांत के रूप में, संरचनावाद और सिद्धांत के रूप में क्या इसमें सही कथन होगा वो हमें चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, अनुकरण की भूमिका पर जोर देता है संरचनावाद एवं सिद्धांत के रूप में। संरचनावाद का मतलब होता है क्रिएटिविज्म। तो क्रिएटिव लर्निंग में हमेशा अनुकरण पर जोर नहीं देता है, अनुकरण यानी नकल करने पर जोर नहीं देता है। अधिगमकर्ता द्वारा संसार के विषय में अपने विचार की संरचना, यानी अपने जो भी उसके थॉट्स हैं उनकी संरचना करने की भूमिका पर जोर देता है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट भी है। बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कंठस्थ यानी रटाने की बात कर रहा है, प्रभावी भूमिका पर जोर देता है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IFC प्रतिमान निःशक्तता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन आपके सामने है, क्रियाकलाप एवं भागीदारी, चिकित्सकीय विवरण, चिकित्सक का परामर्श या फिर मनोचिकित्सक का परामर्श। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो ये समझना है ICF क्या है। ICF का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। और ये किसके लिए है? ये आपका डिसेबिलिटी एंड हेल्थ के लिए है, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ के लिए है। तो ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ के लिए है। तो निःशक्तता के कौन से घटक पर ये ICF ध्यान केंद्रित करता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये ध्यान केंद्रित करता है क्रियाकलाप और भागीदारी पर। और ICF की अगर बात करें तो इसको 2001 में से एक तरह से परिकल्पित किया गया था, जो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इसके उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था, विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा। और बच्चों और युवाओं के लिए एक सहगामी वर्गीकरण के रूप में इसका जो प्रकाशन होता है वो 2007 में होता है। खासकर निःशक्तता यानी जो आपके डिसेबिलिटी है और हेल्थ के लिए ये ध्यान देता है, यानी जो आपका
शारीरिक रूप से बच्चे को स्वस्थ रखने की बात करता है, और इसके अलावा अगर डिसेबिलिटी किसी बच्चे में है तो उसको ठीक करने पर ये जोर देता है। और ये कहता है कि व्यक्ति के स्तर के हिसाब से कार्य करना और पर्यावरणीय कारक जो भी इन्हें असुविधा प्रदान करते हैं उन्हें ठीक करना इसका उद्देश्य है। तो ICF आपका 2001 में परिकल्पित किया गया था और 2007 में इसको बच्चों और युवाओं के लिए एक सहगामी वर्गीकरण के रूप में प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्मार्ट को निम्न में से किस में सबसे अधिक पारंगत होना चाहिए? यानी अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आज हम स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, स्मार्ट प्रोग्राम्स भी चलते हैं स्कूलों में एक तरह से टीचिंग लर्निंग के लिए, तो स्मार्ट के लिए किस चीज़ में दक्ष होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है। विषय वस्तु के ज्ञान में, संप्रेषण, प्रशासनिक कौशल में सबसे इम्पोर्टेंट है स्मार्ट होने के लिए आपको ICT में स्किल्ड होना चाहिए। यानी ICT यानी आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर वेल स्किल हैं तो आपकी स्किल अगर बहुत अच्छी है ICT में तो आप स्मार्ट कहला सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न जो एरा है ये पूरी तरह से ICT पर बेस्ड है। आपका ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ICT में स्किल्ड और ख़ासकर टीचिंग के लिए भी धीरे धीरे इसका उपयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो ICT कौशल में, यानी अगर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक स्मार्ट को इनमें से अगर सबसे अधिक पारंगत होना चाहिए तो वह ICT स्किल में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है WBL का तात्पर्य क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो WBL का फुल फॉर्म हमें बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग यानी जो आपका वेबसाइट बेस्ड लर्निंग है इसको कहा जाता है WBL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। वेब बेस्ड लर्निंग कहा जाता है WBL को। एक तरह से क्या कह सकते हैं कि इंटरनेट की सहायता से जो आपकी शैक्षणिक गतिविधियां हैं, इसमें आपका ऑनलाइन लर्निंग या ई-लर्निंग आ जाएगा, ईमेल वगैरह आ जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो जो लाइव स्ट्रीमिंग आपका हो जाता है, या जैसे हम लाइव क्लास कर रहे थे अपने ऐप में, तो उसमें आपका चर्चा परिचर्चा वाला जो भी पूरा सेक्शन होता है वह आपका वेब बेस्ड लर्निंग कहलाता है, WBL कहलाता है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें, सत्ता को अनुशासन से जोड़ा जा सकता है, दंड को जोड़ा जा सकता है। पुरस्कार और दंड अनुशासन के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं, लेकिन बाल केंद्रीयता को आप अनुशासन से नहीं जोड़ सकते हैं। रीज़न इसके पीछे ये है कि हम बाल केंद्रित शिक्षा की परिकल्पना तो करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बाल केंद्रित अनुशासन करेंगे तो बच्चे तो कभी भी अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं। तो बाल केंद्रीयता को आप अनुशासन से जोड़कर नहीं रख सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि बाल केंद्रीय जो शिक्षा हमारी होती है वो बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रख के दी जाती है, और बालक की रुचि कभी भी अनुशासन में रहने की नहीं होती है। तो इसलिए बाल केंद्रीयता को आप अनुशासन से जोड़कर नहीं रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रशासन में मानव संबंध आंदोलन से संबंधित हैं? देखिए, मानव संबंध आंदोलन, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है एक तरह से। और ख़ासकर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने ये पॉलिटिकल थ्योरीज़ में भी पढ़ा होगा। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और प्रशासन में मानव संबंध सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत सिंपल सा ये कहता है कि अगर आपका जो कलीग्स का ग्रुप है, जो कॉपरेशन का ग्रुप है, जहाँ पर आप एक स्टाफ के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में अगर संबंध अच्छे हैं तो आपका काम जल्दी होता है, काम में एफिशिएंसी आती है। ये कहता है आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये अगर किसने दिया था ये सिद्धांत? मानवीय संबंध जो आंदोलन है या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, इसको आपका सही आंसर हो जाएगा मैरी पार्कर
फोलेट के द्वारा ये दिया गया था, मैरी पार्कर फोलेट, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की के प्रोफेसर थे ये मैरी पार्कर फोलेट। और इनके साथ में अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको एल्टन मेयो का नाम ज़रूर ध्यान होगा। एल्टन मेयो इसके प्रमुख प्रवर्तकों में रहे हैं। तो मैरी पार्कर फोलेट आपका सही आंसर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर एल्टन मेयो भी ऑप्शन में होता तो आप एल्टन मेयो को पहले आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है ये। एक पर्यवेक्षक जो अपने विषय को जानता है या जो अच्छा अनुशासन बनाए रखता है, या ऐसा पर्यवेक्षक जो छात्रों को समझता है या जो प्रशिक्षित है। सही आंसर आपका हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षक वो होगा जो छात्रों को समझता है, उनकी रुचि योग्यताओं के अनुसार ऑब्जर्वेशन भी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीयकरण होता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो शैक्षिक प्रशासन है, कौन सी प्रणाली है जिसमें आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे अधिक केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन कौन सी प्रणाली में सबसे ज़्यादा होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें आपका शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीयकरण होता है, क्योंकि ये एक तरह से पूरी तरह से आवासीय विद्यालय हैं, सह शिक्षा और पूर्ण केंद्रित एक तरह से ये विद्यालय ये आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा संचालित होते हैं और इनका लक्ष्य गांव-गांव तक अच्छी शिक्षा को पहुंचाना है। और विद्यालय की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 उसके तहत इनका गठन किया गया था। तो इनका जो प्रशासन होता है पूरी तरह से केंद्रीकृत होता है। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है वो पूरे भारत देश में किसी भी गांव में वो नवोदय विद्यालय हैं तो वहाँ पर वो सारे रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक निगरानी का मुख्य लक्ष्य क्या है? शैक्षिक निगरानी का मुख्य लक्ष्य की अगर बात की जाए तो शैक्षिक निगरानी का मुख्य लक्ष्य हमेशा क्या होता है? शैक्षिक सेवाएं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक निगरानी का मतलब है कि ये एक तरह से क्वालिटी का आकलन करता है, गुणवत्ता का आकलन करता है शैक्षिक निगरानी के द्वारा, और काम संचालन की या जो भी शैक्षिक गतिविधियां हैं उनके लिए एक सतत प्रक्रिया के रूप में शैक्षिक निगरानी है। शैक्षिक सेवाएं इनका मुख्य लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पाठ योजना लेखन की परंपरागत रीति में व्यवस्थित कीजिए। तो पाठ योजना में सबसे पहले हम क्या करते हैं? विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। उसके बाद जो है पूर्व ज्ञान से रिलेटेड अभिकथन लिखते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होता है वो अगला स्टेप विषय वस्तु की प्रस्तुति होती है। और उसके बाद जो है आपका अगला जो स्टेप होता है वो आपका इसमें से हो जाता है, अगला आपका हो जाएगा इसके बाद पाठ की पुनरावृत्ति होती है, रीटीचिंग एक तरह से, और लास्ट स्टेप आपका होता है जो आप होमवर्क देते हैं। तो ये तो जनरली आप लोग सभी सही कर सकते हैं, यानी करेक्ट हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा बी, एक ही में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नीचे शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व दिए गए हैं, गलत को छांटिए। शिक्षण प्रतिमान के ये तत्व हैं, इनमें से गलत तत्व को हमें छांटना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जन संचार के साधनों का प्रयोग या आपके शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्व नहीं है। इनका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका लक्ष्य या उद्देश्य हो जाता है, इसके बाद आपका संरचना हो जाती है, उसके बाद आपका सहायक प्रणाली आ जाता है, फिर आपके सिद्धांत वगैरह आ जाते हैं, सिद्धांत और सिद्धांतों की जांच वगैरह इसमें आ जाती है, फिर आपका जो आपकी सहायक प्रणाली है वो आ जाती है। तो इस तरह से ये भी हमारा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें से गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या के लिए कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अब देखिए, माइक्रो टीचिंग की व्याख्या के लिए इनमें से कौन सा कथन सबसे उचित होगा आपका माइक्रो टीचिंग की व्याख्या के लिए? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सही आंसर हो जाएगा, ये एक तरह की प्रशिक्षण तकनीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनके अंदर कौशलों का विकास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग आप लोग जानते ही हैं कि कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान की विधि होती है। जो आपके टीचर्स ट्रेनिंग होती है उनमें छोटे छोटे यानी कम संख्या में 5-6 छात्रों का ग्रुप बनाकर माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। आपकी कम समय रखा जाता है, 5 से 10 मिनट का टाइम रखा जाता है और तत्काल जो है फीडबैक की इसमें व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइक्रो टीचिंग के अंडर आ जाती हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा आयोग के रूप में उल्लिखित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है, कई बार हमने डिस्कस किया है और थ्योरी सेक्शन में तो हमने डिटेल में पढ़ाई है। इसकी सारी सिफारिशें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आयोग है परीक्षा की दृष्टि से। तो डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। 94 to 96 इसका कार्यकाल आपका 64 to 66 इसका कार्यकाल रहता है। 1964 से 1966 तक 10+2+3 की रिकमेंडेशन इन्होंने ही दी थी पहले। इसके अलावा आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है वो शिक्षा के जनशक्ति का दृष्टिकोण इसमें, और इसके अलावा ये जो शिक्षा आयोग है इसने प्राथमिक भी, माध्यमिक भी और उच्च शिक्षा तीनों पर इसने सिफारिशें दी थी। DS कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा विकेंद्रीकरण किया था? तो विकेंद्रीकरण की अगर बात आए तो क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था हमारे पास एक टॉपिक है तो उससे कुछ क्वेश्चन आपके हो सकता है देखने को मिले। तो ये किया गया था आपका हंटर आयोग के द्वारा। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में होती है और 1880 में 1880 में तत्कालीन जो एक तरह से गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिप्पन के द्वारा ये इसका चयन किया गया था, इसका गठन किया गया था हंटर आयोग का, और इसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको हंटर आयोग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का ये है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब से कब और इसके अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कुछ ज़रूरी सुझाव सजेशन हो तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।